विद्या भारती। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखाओं और सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा और बुआ का नमस्कार। बुआ जी कैसी हैं आप? बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, सोचा थोड़ा हालचाल पूछ लूं। नहीं बहुत दिनों बाद बिल्कुल नहीं हो रही है, हमें लग रहा है तुम भूल रही हो। शायद 7-8 दिन पहले हुई थी। हाँ तो बस 7-8 दिन पहले ही हुई थी। तो देखो ऐसा है कि अभी हमें लग रहा है ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी क्या? सोचा तो याद नहीं करना चाह रही हो ऐसा लग रहा है मुझे। सोचा पूछ लिया जाए। हाँ तो वो तो ठीक है कि पूछ लिया जाए और अच्छी बात है। और बहुत सारी और भी बातें पूछनी है, हमारे साथियों को बतानी भी है। लेकिन भाई ऐसी कोई बात बच्चों से कभी मत पूछ लेना, फिर तुम्हें बड़ा मजेदार जवाब मिलेगा। जी बुआ जी, तो सही कहा। जैसे कि बच्चों से पूछ लो कि ये किताब तुम्हारी कक्षा में चलती है क्या, तो वो कहते हैं नहीं ये चलती नहीं है, हम इस पे लिखते हैं। ये नहीं चलती है, किताब नहीं चलती है। हाँ कई बार ऐसा होता है। हम पूछते हैं कि अच्छा घर आ गया क्या? नहीं घर नहीं आया, हम घर पहुंच गए हैं। क्या बात है। तो बच्चों के तर्क बड़े अलग होते हैं। वैसे हम लोगों के भी ऐसे ही होते हैं। हम कहते हैं कि कपड़ा छोटा हो गया, जबकि कपड़ा नहीं छोटा है, हम बड़े हो जाते हैं। सही बात है बुआ जी। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन भाई विषय भी अपनी जगह है। आज हम किन पर बात करने वाले हैं? बुआ जी आज हम ऐनक पर बात करेंगे। हमारा विषय है ऐनक से दुनिया रोशन। किस तरह से ऐनक उपयोगी है, किस तरह के ऐनक पहने जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें ऐनक पहनते समय, उतारते समय, उनके रख रखाव की बात करेंगे जी। और जो रख रखाव की बात आती है तो हमारी जो कोहनी और घुटने हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे स्थान हैं जो काले हो जाते हैं, यानी कि हम उनका थोड़ा सा ख्याल नहीं रखते हैं। जी तो बुआ जी। किस तरह से हम उनका साफ सफाई की जा सकती है और वैसे ही चमकदार बन जाए जैसे चेहरा चमक रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और मेरा। अच्छा मतलब बिल्कुल बुआ जी, बन गई बहुरिया हमारी। तो भाई अब बुआ जी आपकी तारीफ, खुद की तारीफ करनी है तो सामने वाले की भी कर ली जाए। नहीं भाई देखो ऐसा है कि ये तो हमारे साथियों का प्यार है। जब मिलते हैं तो खुशी के वजह से चमक तो आ ही जाती है चेहरे पर। जी। और कथा सुधा में हमारे बहुत सारे साथियों को इंतजार है। तो कथा सुधा में आज हम सुनेंगे कहानी सज्जनता का दंड। प्रेमचंद की कहानी है और इसका पठन आज हम सुनेंगे। जी बुआ जी बिल्कुल। और पहले चश्मा लगा लें क्या? जी बिल्कुल जाए या बिल्कुल। पहले गीत सुना जाएगा? पहले कुछ बात कर लेते हैं और फिर गीत भी सुनवा देंगे। जी। तो बुआ जी कुछ ऐनक को लेकर ऐसी बातें हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, जब हम ज़्यादा चलाते हैं तो इससे भी हमारी आंखों को तकलीफ़ होती है। और साथ ही अगर ऐनक लगाया है, हम ये समझते हैं ऐनक लगाया हुआ है तो फिर क्या तकलीफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐनक लगाया हुआ है तब भी अगर हम मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हैं तो उसकी हानिकारक किरणें हमें तकलीफ़ दे सकती हैं, जिसके लिए एक अलग तरह के चश्मे आते हैं जिन्हें हम ब्लू लाइट कहते हैं। वो उसे रोक देते हैं और हमारी आंखों का हम ख्याल रख सकते हैं। ब्लू लाइट कहते हैं? चश्मे को कहते हैं ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास। जी। इस तरह का नाम है उसका। यानी कि ब्लू लाइट जो ये निकलती हैं उनसे हमारी वो सुरक्षा करते हैं, एक तरीके से कवच का कार्य करते हैं। तो यूवी रेज से बचाने के लिए हमारे उपयोगी हैं। तो वैसे तो ऐनक आमतौर पर दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि जिनकी आंखों में कोई तकलीफ है, कमजोर हो रही है दृष्टि, वो लगाते हैं। लेकिन और भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हम धूप के चश्मे की बात जानते ही हैं। हाँ। लेकिन अब ये भी चश्मा आ गया है। हाँ। और बहुत हद तक सामान्य चश्मे भी लोग लगा लेते हैं अगर उनकी आंखों की रोशनी ठीक है तो भी, कि धूल के कण आदि से बच जाए। तो इस तरीके के चश्मे भी लगाए जाते हैं बिना धूप के भी। जी। तो अब कई तरीके के चश्मे आ गए हैं, पहले तो सिर्फ वही लगाए जाते थे। जी। लेकिन जाहिर है कि आंखों की रोशनी का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी आंखों को ऐनक की जरूरत तो नहीं है। और बुआ जी कई बार जब हम खास करके जब दोपहिया वाहन चला रहे होते हैं तो जो पत्ती, कभी पेड़ की पत्ती उड़कर आ जाती है, जो भले पेड़ की पत्ती हमें लगता है एक छोटी सी चीज़ है, नाजुक सी चीज़, लेकिन जब वो हवा की गति के साथ हमें लगती है आँख में तो वो बहुत गहरा घाव कर सकती है और ऐसे में हमारा संतुलन भी बिगड़ सकता है। हाँ, ऐसे समय में ये चश्मे काम आते हैं। धूल के कण हो या कोई भी तिनका भी हो तो दुखदाई हो सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। वैसे हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि पहले दुनिया तो अपने आँख से ही रोशन थी, पर इधर उधर 2 सालों में बिना ऐनक की तो हमारी दुनिया भी रोशन नहीं हो रही है। अब अपने महंगे कपड़े जेवरात से ज़्यादा अपनी ऐनक की सुरक्षा करनी पड़ती है। उसके बिना तो काम चल भी जाए, पर तेरे बिना। और अब बस यही लगता है, तू कहाँ, ये बात इस अंधेरी रात में रात क्यों दिन में भी, ये लिख रहे हैं जी। तो ये सुझाई नहीं देता है। तो जाहिर है कि चश्मा जो है जिसको लगा है उसके लिए तो बिल्कुल कहना चाहिए ना कि बिल्कुल दुनिया है। हाँ, दुनिया है पूरी की पूरी। जी बुआ जी,
ऐनक अगर नंबर की है तो दुनिया रोशन होगी, और चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या और किसी वजह से, और अगर फैशन के लिए धूप के गॉगल्स लगाएं तो रोशनी कम दिखाई देगी। ये तो गई सामान्य बात, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ऐनक लगाकर जैसे कि किताबें पढ़ी जाती हैं, है ना जी। लेकिन लेट करना पड़े, उससे बहुत जोर पड़ता है। ये हमारे साथियों को वैसे तो पता होगी, चिकित्सक ने बताया होगा, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, है ना जी। इसके अलावा किताब को कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नजदीक रखेंगे तो भी हमें दिक्कत होगी, दूर रखने पर भी होगी, जोर पड़ता इसके अलावा हर 30 मिनट में एक 5-10 मिनट का विश्राम लेना चाहिए। 5-10 मिनट ज्यादा हो जाएगा नहीं? हाँ, लेकिन हमने जो पढ़ा उस हिसाब से यही है, हर 30 मिनट में 5-10 मिनट। बात बिल्कुल सही है, और ये आपके अपने ऊपर भी निर्भर करता है कि कितनी रोशनी में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप प्राकृतिक रोशनी में पढ़ रहे हैं तब उतना जोर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप रात के समय थोड़ा सा कम, आपकी रोशनी कम है तो जोर ज़्यादा पड़ता है, तब आपको उस समय की सीमा आपको देखनी होगी। और कभी केवल 5 मिनट का भी जो विश्राम होता है, मतलब 2-3 मिनट का आप जो आँखों का व्यायाम कर लेते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, उससे भी आराम मिल जाता है। लेकिन खैर ऐनक की जहाँ तक बात है, उसके लिए भाई इस बात का ख्याल रखें कि व्यायाम तो करें ही करें, उसका भी जो व्यायाम है वो भी कर लिया करें, यानी कि उसको साफ सफाई कर ली जाए, है ना? बिल्कुल जी। इसे साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे हल्के गर्म पानी से साफ किया जा सकता है, और दिन में एक बार तो साफ कर ही लेना चाहिए, ऐसा हमारे चिकित्सक बताते हैं। बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि अगर धूल होगी तो जाहिर है कि आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे लोशन भी आते हैं, तो बेहतर है कि आप उन्हीं से साफ करें। जो मुलायम कपड़ा है वो ऐनक के डिब्बे में ही रहता है, उसके केस में ही रहता है, तो उससे करें। और इसके संग संग एक बात और है कि जब चश्मा देख लें कि बहुत ढीला तो नहीं है, नहीं तो अगर ढीला है या बहुत टाइट है तो भी आपको तकलीफ देता है। ढीला है तो आपको वैसे इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, और अगर कसा हुआ है तो कभी कभी कान में या सिर में दर्द भी होने लगता है ना? इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम साल में एक बार तो भी हम अपनी आंखों की जांच करवाएं, कहीं हमारा जो नंबर है वो बढ़ तो नहीं गया, तो इसलिए करवाने रहना जरूरी है। इसके संग संग एक बात और है कि अगर आपको ऐनक नहीं भी लगी हुई है, यानी आप चश्मा नहीं पहनते हैं, तो भी आप आंखों की जो है वो जांच करवाते रहिए। पता नहीं चलता है, अक्सर केवल सिर दर्द होता है और हम सोचते हैं कि किसी और वजह से, या हो सकता है कि सिर में दर्द ना हो और भी परेशानी हो रही है, और सिर्फ नंबर आपका है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप शुरू में लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मतलब चश्मा उतर भी जाएगा, है ना? तो इसलिए समय रहते लगा लें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि ऐनक विषय यानी चश्मा, और मैं रोज़ डेली, इन्होंने रोज़ और डेली दोनों लिखा है, 11 बजे से रात 9 बजे तक 40-50 ऐनक यानी चश्मे बनाता हूँ मशीन पर। चश्मा बनाते हुए सावधानी ज़रूर रखता हूँ, किसी भी कस्टमर के चश्मे का लेंस राइट लेफ्ट गलत ना हो जाए। बहुत से ग्राहकों के चश्मों का नंबर राइट लेफ्ट अलग अलग होता है, और उनके चश्मों की एक्सिस जो है यानी डिग्री भी अलग अलग होती है। तो ये वाकई बहुत पते की बात आपने बताई भाई। जाहिर है कि आप बनाते हैं तो आप हुनरमंद हैं और आपको सारी जानकारी है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि, और ये लोग बाकायदा बताते भी हैं जब बेचते भी हैं कि भाई जब चश्मा आप लगाएं तो जब उतारें तो दोनों हाथ से उतारें, और कभी भी उसको जब आराम देना हो चश्मे को तो सिर के ऊपर न रख दें उसे, है ना? बड़ी दिक्कत हो जाती है बुआ जी, या तो हम भूल जाते हैं कि ये सिर पर है, और उसके बाद मान लीजिए कि कुछ काम करने के लिए, कुछ उठाने के लिए झुक गए, और अगर चश्मा गिर गया तो फिर बस तो चला गया, आपको नया लाना पड़ेगा। इसके संग संग एक बात और है कि जब आप सिर के ऊपर रखते हैं या दोनों हाथों से नहीं उतारते हैं तो टूटने की संभावना भी रहती है और ढीला भी हो जाता है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपकी जो आंखों के आसपास की जगह है उससे चौड़ा आपका माथा होता है, और जब ये ऊपर जाता है तो फ्रेम जो है वो फैल जाता है। और जैसे तुमने कहा ना कि ढूंढने वाली बात, तो हमारी साथी यही लिख रही हैं कि भाई चश्मे के बगैर तो अब जिंदगी चलती नहीं है, और कहीं रख के भूल जाती हूँ या सर के ऊपर लगा लिया तो भूल जाती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि चश्मा ढूंढने के लिए भी एक चश्मा रख लो। तो सही, कभी कभी लगता है ना बुआ जी कि चीजें बोलती हुई होनी चाहिए, जैसे फोन घूम जाता है, चश्मा घूम जाता है। देखो चश्मा फोन के लिए तो भाई किसी और फोन से आप लगा लेते हैं, मिला लेते हैं, और वो बजने लगता है। तो ऐसे ही सब में भी कुछ कुछ ऐसा अलार्म लगा होना चाहिए कि आप दूर से अगर बजाएं तो वो बज जाए, पता चले कि चश्मा, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो इनकी अटेंडेंस भी होते रहना चाहिए जी। इसके संग संग एक और बात है बुआ जी कि बच्चों को आदत होती है अपने दादाजी दादी जी का चश्मा लेकर लगाकर, और ऐसे वृद्ध जनों की वो अभिनय करते हैं, खेलते हैं आपस में, लेकिन वो गलत है। उससे बच्चों की जो नन्ही मासूम आंखें होती हैं थोड़ी कमजोर होती हैं, वो कमजोर हो जाएंगी जी। तो इस बात का ख्याल रखें। और इसके संग संग एक बात और है, ये तो केवल क्या छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं।
बड़े लोग भी करते हैं, भाई हम भूल गए, लाओ अपना चश्मा दे दो, हम लगा लें। तो कृपया ये ना करें और ना अपना दें आप किसी को और ना लगाएं, इससे तो ढीला भी होगा। और दूसरा जो नंबर वाला दिक्कत है, तो भाई ऐनक जो है ना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं, समझते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए लगाया जाए, जैसे कि धूल के कण से बचने के लिए भी लगाया जाए 2 पहिया वाहन चलाते समय, तो भी ज़रूरी है। लेकिन इसके संग संग इस बात का बहुरिया ये नहीं ख्याल रखना चाहिए कि जो बिना फ्रेम वाले आते हैं चश्मे, उसमें बहुत बारीक सा लगा रहता है, अच्छा बहुत लगता है ना, लगता ही नहीं कि हमने चश्मा लगा रखा है तो लोग लगाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत एहतियात रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, उसमें से बीच में जो जगह डंडी होती है सिर्फ उसकी वजह से वो टिका होता है। तो हमारे साथी ने वैसे ये भी लिखा है कि भगवान को मालूम था कि हम लोगों को चश्मा लगाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कान बहुत सही जगह लगाया। सही कहा है बिल्कुल उन्होंने। तो हमारे साथी ऐसी ऐसी बातें लिखकर भेजते हैं। और बुआ जी, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि ऐनक उन लोगों के लिए सहायक है जिनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि अधिक पढ़ने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। नेत्र रोग अध्ययनों में पता चलता है कि पढ़ाई का आंखों पर उतना असर नहीं पड़ता जितना कि माना जाता है। फ्लिट फ्रॉक कहते हैं, हमने जितना इस पर शोध किया और लोगों की पढ़ने की घंटों को मापा, आंखों की रोशनी से इसका उतना रिश्ता नहीं होता। ओहियो में बच्चों पर शोध हुए जिससे पता चला कि पढ़ाकू बच्चों और उनके कमजोर आंखों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा तो मतलब कुछ ऐसे ही शोध होते ही रहते हैं। तो अलग अलग देश की बातें अलग हैं। ये भी बात इन्होंने लिखी है कि बाहर ज़्यादा समय गुजारते हैं उनकी आंखें ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं, तो यानी कि प्रकृति के साथ हमें रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथी बहुत आध्यात्मिक बात लिख रहे हैं कि ऐनक से दुनिया रोशन, प्रतिबिंब का खेल ऐनक से ही है, फिर प्रतिबिंब छलाव परख भी हुआ करते हैं। इस दृष्टिकोण से बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आती है जिसका शीर्षक था ग्रेडी डॉग। अपने ही मुंह में रखे रोटी के प्रतिबिंब को देखकर जो प्रतिबिंब वाले रोटी को पाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है वैसे ही जो पाया था उसे भी खो देता है। ये दृश्यमान जगत ऐसा ही है। इससे तात्पर्य ये नहीं कि ईश्वर ने आंखें व्यर्थ दी हैं, वे अपनी जगह है। ऐनक अवस्था विशेष से आवश्यक है। फिर अब तो लेज़र तकनीक भी आ गई है जिससे कम से कम बालकों के ऐनक हटाए ही जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इसी से याद आ रहा है कि बच्चों को कैसे परेशानी हो रही है या उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, ये इस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर जाते हैं। और बच्चे अगर कहते भी हैं कि उनका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, होमवर्क तो नहीं, क्लास वर्क अगर उनका ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम मानकर चलते हैं कि बच्चा थोड़ा सा शैतानी कर रहा है। तो उसका ख्याल रखिए। अक्सर हो सकता है कि उसको दिखाई ना दे रहा हो, है ना, ये भी समस्या हो सकती है। हाँ, जैसे उसने कहा कि हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम सोचते हैं बहाना मार रहा है। तो आजकल बच्चों में ये समस्या बहुत हो रही है और बहुत सारे व्यायाम आ गए हैं अलग अलग, और वो करने से ठीक हो जाता है। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें कि ऐनक लगे ही ना। जी। और बुआ जी, एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि ऐनक के खास ग्लास के अलावा आप सनग्लास वाले चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी फायदेमंद है। तो भाई फायदे की जब बातें आती हैं तो हमारे साथी जो बातें लिखते हैं हम भाई नोट कर लेते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जब हम एक दूसरे से साझा करते हैं ना। देखो, फायदे वाली बात तो हम लोग बताते भी हैं, हमारे साथी बताते हैं, और एक दूसरे से हमारी जो होती है ना खजाना बढ़ जाता है, है ना, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये तो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, व्यावहारिक जानकारी है। जैसे कि अब हम लोग आज बात करने वाले हैं कोहनी और घुटने में जो कालापन हो जाता है, उसको कैसे कैसे हम लोग घरेलू प्रयोग से, घरेलू उपायों से उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, है ना। जी बुआ जी, जैसे पैरों की हड्डी पे भी ऐसा कालापन आ जाता है, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। जैसे कि अगर हमारे पास नारियल का तेल जो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है, तो इसे हम कर सकते हैं कि नहाने के बाद नारियल के तेल की कुछ बूंदें लेकर उस काले हिस्से पर 10-15 मिनट तक मालिश कर लें। आप चाहें तो इसमें नींबू की रस की 2-3 बूंदें भी मिला सकते हैं। और साथ ही अगर अखरोट का पाउडर मिलाने से उन हिस्सों की स्क्रबिंग हो जाती है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इससे जो उसका अखरोट के खुरदुरेपन से त्वचा अच्छे से साफ होती है। जी। तो जैसे कि हम लोग निर्जीव त्वचा जो होती है या मृत त्वचा जो होती है उसको भी साफ करते हैं, स्क्रब करते हैं, चेहरे की भी, हाथों की, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो सफाई हो जाती है। एक और भी तरीका है, जो वैक्सिंग वाले जो आते हैं स्ट्रिप्स, उनसे भी आप अगर कर लें तो उनसे भी काफ़ी गंदगी निकल जाती है और उससे भी सफाई होती है। नींबू के बहुत सारे प्रयोग हैं। क्या क्या प्रयोग हैं नींबू में ना बुआ जी? अगर नींबू जो है ये ब्लीच का काम नेचुरल ब्लीच का काम करता है, तो इसे अगर हम प्रभावित हिस्से पर
मलते हैं तो त्वचा की सफाई होती है। और नींबू के रस में अगर कुछ बूंदे शहद की मिला लें और इस लेप को अगर हम काले हिस्सों पर लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके संग संग एक बात और है कि आम के आम गुठलियों के दाम भी की कहावत चरितार्थ होती है कि नींबू का रस जैसे हम निचोड़ जब लेते हैं और आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने मेज़ पर जैसे हम कोहनी रख के बैठते हैं ना, हाँ। तो कोहनी के नीचे आप जो छिलके हैं, छिलके की तरफ वाला हिस्सा जहाँ रस निकलता है वो नहीं, रस निकल गया उसको उल्टा कर दीजिए। और जो वो छिलके वाला हिस्सा है उसको आप कोहनी के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, वो टोपी की तरह हो जाएगा और आप लगा कर बैठ जाइए। आपको जो करना है वो करिए। अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं या कुछ आप मोबाइल पर ही लगे रहते हैं हमारे साथी, तो हम लोग भी, तो अगर आप बैठे हैं तो आप उसको कहीं टिका लीजिए अपने कोहनी को और उस पर लगा रहने दीजिए, अपने आप वो काम करता रहेगा। इसके अलावा बुआ जी दही भी इसमें बड़ा फायदेमंद है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा की रंगत को हल्का करता है। दही में सफ़ेद सिरके की कुछ बूंदें मिलाकर इसे प्रभावित जगह पर लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें तो इससे भी अच्छा साफ हो जाता है। ये तो है। इसके संग संग एक बात और लगता है नेहा बहुरिया कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब जैसे नहा रहे हैं, उसके बाद जब नहा लेते हैं तो ख़ासतौर से इन दोनों या बल्कि पैर और हाथ दोनों, यानी घुटना टखना, जहाँ आपको काले धब्बे दिख रहे हैं उनको खूब अच्छे से रगड़िए और अच्छे से खुरदुरे तौलिए से मतलब उसको साफ करिए, तो धीरे धीरे करके ये अपने आप चला जाएगा। देखो ऐसा है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि कच्चा दूध और जो दही है वो भी कहीं ना कहीं साफ करने में काम आता है। और यानी कि कोहनी में या घुटनों में जहाँ कालापन है उसे वहाँ लगाएं। टखने में भी हो जाता है कालापन। हमारे साथी ने ये भी लिखा है कोहनी और घुटनों का कालापन तो नींबू के साथ शक्कर रगड़ने से भी दूर होता है, आजमाया हुआ है। तो अच्छी सी बात है। कुछ लोग नमक लगा कर भी रगड़ते हैं और कुल मिलाकर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम इन्हें साफ रख सकते हैं। ज़रूरत है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना? जी बुआ जी। और इसी के अलावा एलोवेरा भी त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा में नमी भी बनी रहती है और नई कोशिकाओं को बनने में मदद भी करता है। एलोवेरा के गूदा को शरीर के काले हिस्सों पर मल लें और फिर गुनगुने पानी से साफ कर लें। तो भाई कुल मिलाकर एक तो ये भी बात है कि हमें ध्यान रखना है उसको। अगर साफ सफाई उसकी करते रहेंगे और उसको ठीक से पोंछते रहेंगे, क्रीम लगाते रहेंगे तो साफ रहेगा, चमक आ जाएगी बस जी। और अब समय हो गया है तो हम क्यों ना चलें जिसका हमारे साथियों को इंतजार है, कथा सुधा का। और आज कहानी सुनेंगे सज्जनता का दंड। तो सुनते हैं ये कहानी। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सज्जनता का दंड। साधारण मनुष्य की तरह शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार शिव सिंह में भी भलाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही वर्तमान थीं। भलाई ये थी कि उनके यहाँ न्याय और दया में कोई अंतर न था। बुराई ये थी कि वो सर्वथा निर्लोभ और निस्वार्थ थे। भलाई ने मातहतों को निडर और आलसी बना दिया था और बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। प्रातःकाल का समय था। वो किसी पुल की निगरानी के लिए तैयार खड़े थे, मगर साइस अभी तक मीठी नींद ले रहा था। रात को उसे अच्छी तरह सहेज दिया गया था कि पौ फटने के पहले गाड़ी तैयार रखना। लेकिन सुबह भी हुई, सूर्य भगवान ने दर्शन भी दिए, शीतल किरणों में गर्मी भी आ गई, पर साइस की नींद अभी तक नहीं टूटी। सरदार साहब खड़े खड़े थक कर एक कुर्सी पर बैठ गए। साइस तो किसी तरह जागा, परंतु अर्दली के चपरासियों का पता नहीं। जो महाशय डाक लेने गए थे वो एक ठाकुर द्वारा में खड़े चरणामृत की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जो ठेकेदार को बुलाने गए वो बाबा रामदास की सेवा में बैठे गांजे का दम लगा रहे थे। धूप तेज होती जा रही थी। सरदार साहब झुंझलाकर मकान में चले गए और अपनी पत्नी से बोले, इतना दिन चढ़ाया, अभी तक एक चपरासी का भी पता नहीं। इनके मारे तो मेरे नाक में दम आ गया है। पत्नी ने दीवार की ओर देखकर दीवार से कहा, ये सब उन्हें सिर चढ़ाने का नतीजा है। सरदार साहब चिढ़कर बोले, तो क्या करूं, उन्हें फांसी दे दूं? सरदार साहब के पास मोटर कार का तो कहना ही क्या, कोई फिटन भी नहीं थी। वे अपने इक्के से ही प्रसन्न थे, जिसे उनके नौकर चाकर अपनी भाषा में उड़न खटोला कहते थे। शहर के लोग उसे इतना आदर सूचक नाम न देकर छकड़ा कहना ही उचित समझते थे। इसी तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारों में भी बड़े ही मितव्ययी थे। उनके 2 भाई भी इलाहाबाद में पढ़ते थे। विधवा माता बनारस में रहती थीं, एक विधवा बहन भी उन्हीं पर आश्रित थीं। इनके सिवा कई करीब लड़कों को छात्रवृत्तियां भी देते थे। इन्हीं कारणों से वो सदा खाली हाथ रहते। यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर भी इस आर्थिक दशा के चिन्ह दिखाई देते थे। लेकिन ये सब कष्ट सहकर भी वो लोभ को अपने पास न भटकने देते। जिन लोगों पर उनका स्नेह था वो उनकी सज्जनता को सराहते थे, उन्हें देवता समझते थे। उनकी सज्जनता से उन्हें कोई हानि न होती थी। लेकिन जिन लोगों से उनके व्यावसायिक संबंध थे वे उनके सद्भावों के ग्राहक न थे, क्योंकि उन्हें हानि होती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी सहधर्मिणी से भी कभी कभी अप्रिय बातें सुननी पड़ती थीं। एक दिन वो दफ्तर से आए तो उनकी पत्नी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा, तुम्हारी ये सज्जनता किस काम की, जब सारा संसार तुमको बुरा कह रहा है जी? सरदार साहब ने दृढ़ता से जवाब दिया, संसार चाहे जो कहे, परमात्मा तो देखता है। ड्रामा ने जवाब पहले ही सोच लिया था। वो बोली, मैं तुमसे विवाद तो नहीं करती, मगर सर आपने दिल में विचार करके देखो कि तुम्हारी सच्चाई का दूसरों पे क्या असर पड़ता है। तुम तो अच्छा वेतन पाते हो, तुम अगर हाथ न बढ़ाओ तो तुम्हारा निर्वाह हो सकता है, रूखी रोटियां मिल ही जाएंगी। मगर ये 10-10, 5-5 रुपए के चपरासी, मुहर्रिर, दफ्तरी बेचारे कैसे गुजर करें? उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी कुटुंब परिवार है, शादी, गमी, तिथि, त्योहार सब उनके साथ लगे हुए हैं। भलमानसी का भेष बनाए काम नहीं चलता। पता कैसे गुजर करे वो, कैसे होगा उनका गुजारा? अभी रामदीन चपरासी की घरवाली आई थी। रोते रोते आंचल भीगता था बेचारी का। लड़की सयानी हो गई है, उसका ब्याह करना पड़ेगा। ब्राह्मण की जाति, हजारों का खर्च, बताओ उसके आंसू किसके सिर पड़ेंगे? ये सब बातें सच थीं। इनसे सरदार साहब को भी इनकार नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वयं इस विषय में बहुत कुछ विचार किया था। यही कारण था कि वो अपने मातहतों के साथ बड़ी नरमी का व्यवहार करते। वे बोले, तुम्हारी बातें सब यथार्थ हैं, किंतु मैं विवश हूं। अपने नियमों को कैसे तोड़ूं? यदि मेरा वश चले तो मैं इन लोगों का वेतन बढ़ा दूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊं और उन्हें लूटने दूं। तो ये हत्या किसके सिर पड़ेगी? रामा ने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा। ये उन लोगों की सिर पड़ेगी जो अपनी हैसियत और आमदनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं। सरदार साहब ने तीव्र होकर उत्तर दिया। अर्दली बनकर क्यों वकील के लड़के से लड़की ब्याहने की ठानते हैं? दफ्तरी को यदि टहलवे की जरूरत हो तो ये किसी पाप कार्य से कम नहीं, समझी? मेरे साइज की स्त्री अगर चांदी की सिल गले में डालना चाहे तो ये उसकी मूर्खता है। इस झूठी बढ़ाई का उत्तरदाता मैं नहीं हो सकता। इंजीनियरों का ठेकेदारों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध होता है जैसा मधुमक्खियों का फूलों से। ये मधुरस कमीशन कहलाता है। रिश्वत लोक और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देती है। उसमें भय है, चोरी है, बदमाशी है। मगर कमीशन एक मनोहर वाटिका है, जहाँ न मनुष्य का डर है, न परमात्मा का भय, यहाँ तक कि आत्मा की छिपी हुई चुटकियाँ भी वहाँ कोई असर नहीं करती। और कहाँ तक कहें, इसकी ओर बदनामी की आंख भी कोई नहीं उठाता। ये वो बलिदान है जो हत्या होते हुए भी धर्म का एक अंश है। ऐसी अवस्था में यदि सरदार शिव सिंह अपने उज्जवल चरित्र को इस धब्बे से साफ रखते थे और उस पर अभिमान करते थे तो वो क्षमा के पात्र ही थे ना।
मार्च का महीना बीत रहा था। चीफ इंजीनियर साहब ज़िले में मुआयना करने आ रहे थे, मगर अभी तक इमारतों का काम अपूर्ण था। सड़कें खराब हो रही थीं, ठेकेदारों ने मिट्टी और कंकड़ भी जमा नहीं किए थे। सरदार साहब रोज़ ठेकेदारों को ताकीद करते, मगर इसका फल कुछ ना होता। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया। वो कहने लगे, तुम लोग क्या यही चाहते हो कि मैं इस ज़िले से बदनाम होकर जाऊं? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। मैं चाहता तो आपसे ये काम छीन कर खुद करा लेता, मगर मैंने आपको हानि पहुंचाना उचित नहीं समझा और उसकी ये सज़ा मिल रही है। खैर, ठेकेदार लोग जब वहाँ से चले तो बातें होने लगी। मिस्टर गोपाल दास बोले, अब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। शहबाज खान ने कहा, किसी तरह इसका जनाजा निकले तो यहाँ से। सेठ चुन्नीलाल ने फरमाया, इंजीनियर से मेरी जान पहचान है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ। अरे वो इसे खूब लथाड़ेगा। इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया, यारो स्वार्थ की बात है, नहीं तो सच ये है कि ये मनुष्य नहीं देवता है। भला और नहीं तो साल भर में कमीशन के कम से कम 10,000 तो होते। इतने रुपयों को ठीकरों की तरह तुच्छ समझना क्या कोई सहज बात है? और एक हम हैं कि कोड़ियों के पीछे ईमान बेचते फिरते हैं। जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाई का रवादार ना हो, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी जिसकी नीयत डामाडोल ना हो, उसके साथ ऐसा नीच और कुटिल बर्ताव करना पड़ता है। इसे अपने अभाग्य के सिवा और क्या समझूं? शहबाज खान ने फरमाया, हाँ इसमें शक तो कोई नहीं, पर ये इंसान नेकी का फरिश्ता है। सेठ चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा, खां साहब बात तो वही है जो तुम कहते हो, लेकिन किया क्या जाए, नेक नियति से काम तो चलता नहीं। ये दुनिया तो छल कपट की है। मिस्टर गोपाल दास BA पास थे। वो गर्व के साथ बोले, इन्हें जब इस तरह का रहना था तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? ये कौन नहीं जानता कि नीयत को साफ रखना अच्छी बात है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। भाई हमको तो ऐसा आदमी चाहिए जो खुद खाए और हमें खिलाए। अरे खुद हलवा खाए, हमें रूखी रोटियां ही सही। वो अगर 1 रुपया कमीशन लेगा तो उसकी जगह 5 का फ़ायदा करा देगा। पर इन महाशय के यहाँ क्या है? इस हिसाब आप जो कहें कहें, मेरी तो इनसे कभी निभ नहीं सकती। सरदार साहब की एक पुत्री थी, उसका विवाह मेरठ के एक वकील के लड़के से ठहरा था। लड़का होनहार था, जाति कुल ऊंचा था। सरदार साहब ने कई महीने की दौड़ धूप के बाद इस विवाह को तय किया था और सब बातें तय हो चुकी थीं, केवल दहेज का निर्णय नहीं हुआ था। आज वकील साहब का एक पत्र आया। उसने इस बात का भी निश्चय कर दिया, मगर विश्वास, आशा और वचन के बिल्कुल प्रतिकूल। सरदार साहब ने आशंकित हाथों से पत्र खोला। 5,000 रुपये से कम पर विवाह नहीं हो सकता। वकील साहब को बहुत खेद और लज्जा थी कि वो इस विषय पर स्पष्ट होने पर मजबूर हो गए। इंजीनियर साहब ने एक लंबी सांस खींची। सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। क्या सोचते थे, क्या हो गया? विकल होकर कमरे में टहलने लगे। उन्होंने ज़रा देर पीछे पत्र को उठा लिया और अंदर चले गए। विचारा कि ये पत्र ड्रामा को सुना मैं, मगर फिर ख्याल आया, यहाँ सहानुभूति की कोई आशा नहीं। क्यों अपनी निर्बलता दिखाऊं, क्यों मूर्ख बनूं? वो बिना तानों की बात नहीं करेगी। ये सोचकर वो आंगन से लौट आए। सरदार साहब स्वभाव के बड़े दयालु थे और कोमल हृदय आपत्तियों में स्थिर नहीं रह सकता। वो दुख और ग्लानि से भरे हुए सोच रहे थे, मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जिसका मुझे ये फल मिल रहा है। बरसों की दौड़ धूप के बाद जो कार्य सिद्ध हुआ वो क्षण भर में नष्ट हो गया। चारों ओर अंधकार है, कहीं आशा का प्रकाश नहीं, कोई मेरा सहायक नहीं। उनके नेत्र सजल हो गए। सामने मेज पर ठेकेदारों के बिल रखे हुए थे। वो कई सप्ताहों से यूं ही पड़े हुए थे। सरदार साहब ने उन्हें खोलकर भी न देखा था। आज इस आत्मिक ग्लानि और नैराश्य की अवस्था में उन्होंने इस बिलों को तृष्णा भरी आंखों से देखा। जरा से इशारे पर ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। चपरासी और क्लर्क केवल मेरी सम्मति के सहारे सब कुछ कर लेंगे। मुझे जबान हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न मुझे लज्जित होना पड़ेगा।
इन विचारों का इतना प्राबल्य हुआ कि वो वास्तव में बिलों को उठाकर गौर से देखने लगे और हिसाब लगाने लगे कि उनमें कितनी निकासी हो सकती है। मगर शीघ्र ही आत्मा ने उन्हें जगा दिया। आह, मैं किस भ्रम में पड़ा हुआ हूं। क्या उस आत्मिक पवित्रता को जो मेरी जन्म भर की कमाई है केवल थोड़े से धन पर अर्पण कर दूं? अपने उस सारे गौरव और मान को, अपनी संपूर्ण आत्मिक संपत्ति को 10-5 हजार रुपयों पर त्याग दूं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तब उस कुविचार को परास्त करने के लिए जिसने क्षण मात्र के लिए उन पर विजय पाली थी, वो सुनसान कमरे में जोर से ठठाकर हंसे। चाहे ये हंसी उन बिलों ने, कमरे की दीवारों ने सुनी हो चाहे न सुनी हो, मगर उनकी आत्मा ने अवश्य सुनी। उस आत्मा को एक कठिन परीक्षा से पार पाने पर परम आनंद हुआ। सरदार साहब ने उन बिलों को उठाकर मेज के नीचे डाल दिया, फिर उन्हें पैरों से कुचला और तब इस विजय पर मुस्कुराते हुए अंदर गए। बड़े इंजीनियर साहब नियत समय पर शाहजहांपुर आए। उनके साथ सरदार साहब का दुर्भाग्य भी आ गया। सिले के सारे काम अधूरे पड़े हुए थे। उनके खानसामा ने कहा, हुजूर, काम कैसे पूरा हो? सरदार साहब ठेकेदारों को बहुत तंग करते हैं। हेड क्लर्क ने दफ्तर के हिसाब को भ्रम और भूलों से भरा हुआ पाया। उन्हें सरदार साहब की तरफ से न कोई दावत दी गई थी, न कोई भेंट। इधर जिले के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य डाली सजाई और उसे बड़े इंजीनियर साहब की सेवा में लेकर हाजिर हुए। बोले, हुजूर, चाहे गुलामों को गोली मार दें, मगर सरदार साहब का न्याय अब नहीं सहा जाता। कहने को तो कमीशन नहीं लेते, मगर सच पूछिए तो जान ले लेते हैं, जान। चीफ इंजीनियर साहब ने मुआयने की किताब में लिखा, सरदार शिव सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनका चरित्र उज्जवल है, मगर वो इतने बड़े जिले के कार्य का भार नहीं संभाल सकते। परिणाम ये हुआ कि वो एक छोटे जिले में भेज दिए गए और उनका दर्जा भी घटा दिया गया। सरदार साहब के मित्रों और स्नेहियों ने बड़े समारोह से एक जलसा किया और उसमें उनकी धर्मनिष्ठा और स्वतंत्रता की प्रशंसा की। यात्रा के सामान तैयार थे। सरदार साहब जलसे से आए तो रामा ने उन्हें बहुत उदास और मलिन मुख देखा। उसने बार बार कहा था कि बड़े इंजीनियर के खानसामे को इनाम दे दो, हेड क्लर्क की दावत करो, मगर सरदार साहब ने उसकी एक बात न मानी थी। इसलिए जब उसने सुना था कि उनका दर्जा घटा और बदली भी हुई, तब उसने बड़ी निर्दयता के साथ व्यंग्यबाण चलाए थे। मगर इस वक्त उन्हें उदास देखकर उससे न रहा गया। बोली, क्यों इतने उदास हो? सरदार साहब ने उत्तर दिया, क्या करूं, हंसूं? रामा ने गंभीर स्वर में कहा, हंसना ही चाहिए। रोएं तो वो जिसने कौड़ियों पर अपनी आत्मा भ्रष्ट की हो, जिसने रुपयों पर अपना धर्म बेचा हो। ये बुराई का दंड नहीं है, ये भलाई और सज्जनता का दंड है। इसे सानंद झेलना चाहिए। ये कहकर उसने पति की ओर देखा तो नेत्रों में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार साहब ने भी उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी हृदयेश्वरी का मुखारविंद सच्चे आमोद से विकसित था। उसे गले लगाकर वो बोले, रामा, मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की जरूरत थी। अब मैं इस दंड को सहर्ष सहूंगा। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सज्जनता का दंड। वाचन स्वर कांता गुप्ता। तो भाई हमने सुनी अभी सज्जनता का दंड, और एक गीत सुनते हैं, फिर बच्चों की शरारतों और उनके तर्क के बारे में बात करेंगे, क्यों, है ना? तो भाई हम लोग तर्क की बात कर रहे थे ना बहुरिया, तो हमारे साथियों ने लिखा है कि बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज़ होती है, लेकिन दिक्कत बहुत सारी हो जाती है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि एक बच्चा जो हमारे पड़ोस में 5 साल की उम्र का होगा, एक दिन उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं पड़ोसी के घर पर गया और बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसके पिताजी बोले, भाई साहब ये नहाने जा रहा था, इसका नहाने वाला मग्गा बाल्टी में डूब गया, इसलिए रो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि भला बाल्टी में मग्गा डूबने पर बच्चा रो क्यों रहा है। तो उसके पिताजी ने बताया कि पिछले साल गणेश जी का
का विसर्जन बाल्टी में किया गया था और उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो बच्चे को लग रहा था कि मग्गा भी अगर पानी में डूब गया तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो रो ही जा रहा है। तो भाई ऐसी स्थिति आ जाती है और उसकी भी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो एक बार चिड़ियाघर गए, हम लोग, एक और परिवार मेरे साथ था। उनकी छोटी बच्ची को बंदर देखकर वो मचल गई और कहने लगी मुझे बंदर चाहिए। बड़ी मुश्किल से बहला फुसला कर वो वहां से लौटे। यानी कि इन्होंने लिखा ना कि चंद्र खिलौना लई हो मैया, मैं तो वही वाला हाल हो गया है ना। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही बुआ जी एक हमारे साथी लिख रहे हैं, एक बार गणेश चतुर्थी के लिए माँ मोदक बना रही थी, तो मैंने उनको मोदक मांग कर खाने के लिए कहा, माँ से मोदक मांगे, जिसके उत्तर में माँ ने कहा कि पहले भगवान को भोग लगाना होगा, फिर ही तुमको मोदक खाने को मिलेगा। इस पे मैंने माँ से कहा, माँ बच्चे भी तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं ना, फिर मुझे भोग क्यों नहीं लग सकता। क्या बात है, तो मैं क्यों नहीं खा सकती, ये बात बिल्कुल सही है जी। तरह तरह की बातें हैं। साथी हमारे लिख रहे हैं कि एक शादी के रिसेप्शन में गए थे, वहाँ पर मुझे एक प्यारी सी बच्ची मिली जो बहुत बातूनी थी, सबसे पटर पटर बात किए जा रही थी। सोचा चलो इससे कुछ बात की जाए, इसलिए मैंने उससे पूछा कि बच्ची तुम लड़की की शादी में आई हो या लड़के की। तो उस बच्ची ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, शादी तो लड़का और लड़की दोनों की होती है, मैं तो दोनों की शादी में आई हूँ। फिर मुझे भी लगा सही बात है, बच्ची का तर्क सही है, मेरा सवाल ही गलत था। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से। तो कुछ सवाल इस तरीके के होते हैं कि बच्चों को मौका मिल जाता है जी बोलने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही बुआ जी एक लिख रहे हैं कि बच्चों के जीवन की ये अवस्था उनके द्रुत संज्ञानात्मक विकासों में से एक है और बच्चे इन विशेष वर्षों में ही अपने तर्क और चिंतन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और आप महसूस करते हैं कि जब वे बहुत अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं और ज़्यादा जिज्ञासु हो रहे हैं तो उस जिज्ञासा को शांत करना ज़रूरी है, ना कि उस पर रोक लगाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि परेशानी होती है, समय हमें लगता है कि बर्बाद हो रहा है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे ज़माने में बच्चे अपने हिसाब से अपनी तर्क रखते हैं, आजकल के बच्चे कार्टून देख के कुछ ज़्यादा ही तर्क वितर्क करने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही पोते को डांट लगा रही थी कि तुम्हें जीन्स पहनकर चलना है और उसे चाहिए था कि थोड़ी ढीली पैंट पहने, तो उसने तर्क दिया कि दादी जीन्स क्यों नहीं पहनती हैं, वो भी तो जा रही हैं, दादी ढीला पैंट सलवार क्यों पहनती हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसने अपने पापा से बोला, पापा दादी को भी जीन्स पहनाकर जाना चाहिए, उनकी फ्रेंड्स बोलेगी कि कैसा कपड़ा पहन के आई है, तो अगर दादी जीन्स नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। बेटा बोला कि दादी सीनियर हैं, उन्हें थोड़ा भी टाइट कपड़ा नहीं जमता है, तो उसने जवाब दिया कि पापा मुझे किड्स नहीं रहना है, मुझे भी सीनियर बनना है। थोड़ी देर तो हम सब अवाक होकर उसकी बात सुनते रहे, धीरे धीरे उसे किसी तरह के बहला फुसला कर कपड़े पहनाए। तो बहलाने फुसलाने पर भी ऐसा होता है, जैसे इन्होंने बताया ना कि ये तो इन्होंने चिड़ियाघर की बात की, ऐसे ही जैसे किसी बच्चों को बचपन से अगर आपने नहीं डराया है और थोड़े बड़े हो गए, डराया उन्होंने कि जल्दी से दूध पी लो नहीं तो बाहर बंदर है, आ जाएगा तुमको काट लेगा, तो वो बच्चा दौड़ के चला जाता है, नहीं पहले मुझे बंदर ही दिखाओ, अब मुझे दूध पीना ही नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है कि उसकी जिज्ञासा है, उसने कहा कि नहीं हमें, जैसे इन्होंने कहा ना कि हमें सीनियर सिटीजन बना दीजिए। जी जी। तो बच्चे ऐसी ऐसी बातें ही करते हैं, है ना। बुआ जी एक किस्सा और है। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे ही कुछ पहचान के लोग थे जिनके यहाँ 2 बच्ची थी, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। बड़ी बहन के प्रतिशत ज्यादा आए थे कक्षा में, छोटी बहन के कम। तो किसी ने छोटी बहन से यूं ही उसे मजाक में यानी कह दिया कि तुम्हारी बड़ी दीदी के तो ज्यादा प्रतिशत आए हैं और तुम्हारे कम आए हैं। तो वो कहती कि तो कौन सा दीदी और अगली कक्षा में चली जाएगी, जाना तो उसे अगली ही कक्षा में मतलब है, एक कक्षा आगे ही जाना है, एक ही कक्षा आगे जाना है, चाहे प्रतिशत कम हो या ज्यादा। इस तरह बच्चे बड़े अलग अलग तरह के तर्क देते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते। जी। तो ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरी छोटी बिटिया, उसको एक बार शेर शेरनी का चित्र दिखाया तो कहने लगी तो शेर और ये शेरनी। मेरी बिटिया बोली ये शेरनी है तो क्या, फिर उसको समझाया जैसे लड़का और लड़की होते हैं ऐसे ही शेर शेरनी होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि शेर शेरनी कैसे समझाया जाए। इसी तरह से बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं, हमारी साथी ने लिखा है कि प्रेगनेंसी हो तो पूछते हैं कि बच्चा यहाँ कैसे आया, कैसे आएगा। तो जिज्ञासा बच्चों में होती है जी। और ऐसे ही एक बच्चों को जैसे पढ़ने ना पढ़ने का तो बहाना चाहिए, तो उस पर एक बच्चे ने, जैसे इन्होंने जीन्स के लिए कहा ना कि दादी भी पहने वैसा ही कपड़ा, तो ऐसे ही एक बच्ची फैल गई कि हम तो नहीं जाएंगे स्कूल। तो सबने कहा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बोले मम्मी क्यों नहीं जाती हैं, दादी क्यों नहीं जाती हैं, चाची तो नहीं जाती हैं स्कूल, अगर अच्छी चीज़ है तो तुम लोग भी करो। तो बच्चों के तो भाई ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है जी। उन्हें ऐसा ही लगता है कि उनके आसपास जो दुनिया है जो चल रही है वो जैसी चाहते हैं वैसी चले, होनी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन समय कहता है कि अब आपको रुकना पड़ेगा। तो हम साथियों से लेते हैं विदा। तो स्वीकार कीजिए बुआ और नेहा का नमस्कार।